नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारे अतीत का 8वीं क्लास का ये वीडियो चल रहा है। इससे पहले वाले भाग के अंदर हमने देखा 1870 से 1947 के भारत को देख रहे थे, जिसमें हमने किस प्रकार अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई, कैसे उनका प्रतिरोध शुरू हुआ और इन्हीं हालात के अंदर गांधी जी का आगमन हुआ। तो देखिए, महात्मा गांधी का आगमन। देखिए, देश के अंदर जो हालात अब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके थे, उन्हीं हालात के अंदर महात्मा गांधी एक राजनेता के रूप में सामने आए। देखिए, गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। और वे वहाँ पर नस्ल भेदी, किसके लिए? नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अच्छी मान्यता भी मिली थी, इसलिए लोग उनका आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीका के आंदोलन की वजह से हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर और सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का उनको मौका मिल चुका था। यानी कुल कहें तो ये मतलब सभी वर्ग के लोगों के संपर्क में आ चुके थे। महात्मा गांधी ने पहले साल यानी 1916 की बात है, 15 में आए थे। पहले साल 15-16 के अंदर पूरे भारत का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों, उनके हालात को समझने में अपना वक्त लगाया। उसके पश्चात उन्होंने अपने शुरुआती प्रयास किए, जो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने देखने को मिले। ये जो चित्र दिया गया है, जो नटाल कांग्रेस के संस्थापक, डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1895 का चित्र है। इनमें 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध किया और नटाल कांग्रेस का गठन किया था। और ये देखिए, महात्मा गांधी का चित्र दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद उन्होंने 1 साल तक भारत की स्थिति को समझा। इसके बाद उनके शुरुआती जो प्रयास थे वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए और इन आंदोलनों के माध्यम से उनका अलग अलग लोगों के साथ संपर्क हुआ, जैसे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि से उनका परिचय हो गया। 1918 में उन्होंने क्या किया? अहमदाबाद के मील मजदूरों की हड़ताल को सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया था। देखिए, अब देखते हैं 1919 से 1922 के बीच जो आंदोलनों का दौर चला, उसमें देखिए क्या कुछ रहा। देखिए, सबसे पहला है रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। देखिए, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसे काला कानून कहा गया, क्योंकि इसके तहत जब भारतीयों को पकड़ा जाता था तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील दलील का प्रावधान नहीं था। तो ये सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया गया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। यानी रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया? ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको छीन लिया जाए और पुलिस को अधिक ताकतवर बनाया जाए। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? रॉलेट एक्ट को शैतान की करतूत बताया। क्या बताया? रॉलेट एक्ट शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। ये बताने वाले कौन थे? गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना थे। गांधी जी ने लोगों से अब आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करें और विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए, गांधी जी ने आह्वान किया और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का भी गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक पहला अखिल भारतीय संघर्ष था।
ठीक है। यानी ब्रिटिश के खिलाफ पहला आखिर भारतीय संघर्ष कौन सा था, वो था रोलट एक्ट। ठीक है। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में क्या हुआ, पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता भी अपनाया। यानी सरकार हर क्षण ये चाहती थी कि इस प्रकार के आंदोलन को दबा दिया जाए। बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सभा पर गोलियां चलवा दी और इसी के कारण जलियांवाला हत्याकांड हो गया, जो कि रोलट एक्ट के विरोध का ही एक हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पीड़ा व्यक्त की और गुस्सा जताते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यानी अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस कारण से, जलियांवाला बाग हत्याकांड के निराश होकर। अब ये नाइटहुड क्या था, देखिए ब्रिटिश राजा या रानी है, उनकी तरफ से किसी व्यक्ति को ये उपाधि दी जाती थी, उस व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के कारण उपाधि दी जाती थी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। तो उन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। रोलट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया और महात्मा गांधी चाहते थे कि इस प्रकार के आंदोलन हो तो हिंदू और मुसलमान साथ रहे, क्योंकि गांधी जी की राय में यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का ये देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। देखिए खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था जिसके लिए गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को एकजुटता प्रदान की थी। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान या खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। ठीक है, यानी खलीफा का लगभग पद ही समाप्त कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत में लोगों को भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। यानी खलीफा कौन था, मुस्लिम जगत का एक प्रकार से मुखिया था और ब्रिटिश सत्ता उसी खलीफा के पद को समाप्त करने पर तुल चुकी थी। इसीलिए खिलाफत आंदोलन वहाँ हुए जहाँ जहाँ मुस्लिम थे, तो भारत में भी हुआ। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों ने भी यहाँ भरपूर सहयोग किया था। तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब यहाँ खिलाफत आंदोलन एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज्य की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। अब 1921-22 में असहयोग आंदोलन को गति क्यों मिली, ऐसा क्या हुआ? देखिए इस समय हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, C.R. दास यानी चित्तरंजन दास, C. राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और आसपड़े जैसे बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इस प्रकार स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार हुआ और अदालतों का भी बहिष्कार हुआ। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को भी लुटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। ठीक है, अब देखिए लोगों की पहल कदमी किस प्रकार शुरू होती है। कई जगह लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिए। यानी उनको ये नहीं लगा कि गांधी जी ने केवल अहिंसक प्रदर्शन की अनुमति दी है, बल्कि उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाल लिए और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल भी नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। यानी सबके अपने अपने स्थानीय मुद्दे थे, उन्हीं के साथ उन्होंने जोड़ दिया। जैसे हम देखें खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसान आंदोलन है,
उनके साथ क्या हुआ। देखिए, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चला दिया। इसी प्रकार तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी कर दी गई। घेराबंदी का मतलब है दुकान में जाने से रोकना और इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना। तो इस प्रकार पाटीदारों के काम अलग थे और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के भीतरी भागों के काम अलग थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह भी किए थे। इन सत्याग्रहों के बारे में कई बार चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ दिया जाता था। यानी विरोध का ये भी एक तरीका था कि चराई शुल्क नहीं दिया लेकिन अपने जानवरों को जंगल में छोड़ दिया। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत ही सीमित कर दिया था, या यूं कहे कि वन संसाधन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। अब आंदोलनकारियों को ये यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों ने, किसानों ने स्वराज्य का ऐलान कर दिया। यानी बहुत सारे वन गांव थे, उन्होंने क्या किया, स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध, जो कि मौजूदा पाकिस्तान है, वहाँ के मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान की। यानी खिलाफत एक ऐसा आंदोलन था जिसमें राष्ट्र में जबरदस्त एकता देखने को मिली थी। पंजाब में क्या हुआ, देखो, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। महंत कौन थे? जो सिख द्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता होते थे, वो महंत कहलाते। तो भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, जिसने पंजाब के सिखों के अकाली ने। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाए गए। गांधी महाराज की जय के नारे कहाँ लगे? असम में। और यहाँ नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों से नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। यानी लोगों ने गांधी राज को है वो एक तरह से अपना लिया था। ठीक है, अब देखिए जनता से क्या बने, महात्मा कैसे बने। देखो नीचे एक चित्र भी दिखाया गया है। तो जनता के रूप में गांधी जी को दी गई एक छवि है। जनता से उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अक्सर देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता है। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जनता के महात्मा कहलाइए। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था, क्योंकि उन्होंने देवताओं का स्वरूप इसके अंदर डाल दिया था। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। यानी वो नहीं चाहते थे अलग अलग वर्ग के लोग भारत में रहे तो उनमें टकराव हो, बल्कि वो चाहते थे अलग अलग वर्ग के लोगों में एकता हो। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे, लेकिन किसानों की सोच अलग थी। वो चाह रहे थे गांधी जी की है वो जमींदारों के खिलाफ हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं। खेती और मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उनको ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दे दिया। यानी वो उपलब्धियां उनकी खुद की थी, लेकिन श्रेय किसको दे दिया? गांधी जी को। उदाहरण के रूप में देखें तो एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, ठीक है, संयुक्त उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता प्राप्त कर ली। यानी पट्टेदार थे, उनकी गैर कानूनी रूप से जो बेदखल कर दिया गया था, उनको रुकाने में संयुक्त प्रांत में एक शक्तिशाली आंदोलन चला और उनको रुकाने में वो सफल हो गए।
परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों से बिल्कुल अलग थी। वही थे जिन्होंने बेदखली रुकवाई थी, प्रतापगढ़ की बेदखली। यानी इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई 1921 की जनवरी की रिपोर्ट का अंश क्या कह रहा है? वो कह रहा है, दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वो पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। इस प्रकार की बातें हैं उनके बारे में कही जाने लगी। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में 1922 से 29 तक की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे।